अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप सबको वेलकम कहता हूं CS408 के लेक्चर नंबर 30 में। आज के इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है इवैल्यूएशन का पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे फ्रेमवर्क टू डिज़ाइन इवैल्यूएशन, किस तरह से डिज़ाइन की जाती है इवैल्यूएशन, यूनिक फेजेस क्या क्या होते हैं और यूजेबिलिटी टेस्टिंग, जिसको हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, उसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इवैल्यूएशन के बारे में कि होती क्या है। वही डेफिनेशन जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी पार्ट 1 में, कि किसी भी चीज़ को किसी भी टाइम पे एनालाइज करना इवैल्यूएशन कहलाता है। ये सिस्टमेटिकली कलेक्शन ऑफ डाटा होता है जो हमें इन्फॉर्म करता है कि एक ग्रुप ऑफ यूज़र्स किस तरह एक प्रोडक्ट को यूज़ करके एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करते हैं। हाउ पीपल ऑब्जर्व योर प्रोडक्ट, लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या राय रखते हैं, किस तरह से इसे ऑब्जर्व करते हैं। हाउ दे परफॉर्म ऑन इट, किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस आती है आपके इस प्रोडक्ट पे। व्हाट दे हैव प्रॉब्लम्स, और उनकी इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है और इनको सॉल्व कैसे करना है, और बिल्कुल इजी वे में उनको किस तरह से कोई भी प्रोडक्ट डिलीवर करना है। तो सबसे पहले फ्रेमवर्क टू गाइड इवैल्यूएशन को किस तरह से बनाना है। सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि फ्रेमवर्क कौन सा चूज़ करना है। उसके बाद हमारे पास 6 यूनिक फेजेस होते हैं इसके, जिसमें हमने इसको डिज़ाइन करना होता है। इन यूनिक फेजेस में सबसे पहले होता है डिटरमाइन द ओवरऑल गोल्स दैट इवेल्यूएट एड्रेस। हमने ओवरऑल अपने जो भी गोल्स होते हैं उनको इवेल्यूएट करना होता है, उनको डिटरमाइन करना होता है किस तरह से, और इनको चेक करने का पर्पज़ क्या है, और ये गोल जो है वो किस लिए काम करते हैं, इनको अच्छी तरह से परखना होता है। उसके बाद आता है एक्सप्लोर द स्पेसिफिक क्वेश्चन टू बी आंसर। जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चन इसमें होंगे हमने उनको फाइंड आउट करना है और उनका आंसर फाइंड करना है। उसके बाद चूज़ द इवैल्यूएशन पैराडाइम एंड टेक्निक्स। पैराडाइम और टेक्निक के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। उनमें से कोई भी पैराडाइम और टेक्निक जो है वो चूज़ कर लेनी है इवैल्यूएशन के फ्रेमवर्क को डिज़ाइन करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आइडेंटिफाई द प्रैक्टिकल इश्यूज़। अब प्रैक्टिकल इश्यूज़ क्या हो सकता है कि फ़र्ज़ करें आपका कोई टीम मेंबर है, वो अचानक से आपको छोड़ के चला जाता है, या कोई बीमार हो जाता है तो वो काम नहीं कर सकता, तो आपको उसकी कमी तो महसूस होगी, तो अर्जेंटली आपको उसकी जगह पे कोई रिप्लेसमेंट लेके आना। ये होते हैं प्रैक्टिकल इश्यूज़। उसके बाद आ जाता है डिसाइड हाउ टू डील विद एथिकल प्रॉब्लम्स, अवेयरनेस ऑफ एनीथिंग। एथिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे हंगामी हालात, अचानक से कोई भी प्रॉब्लम आ गई है तो उसे अर्जेंटली डील करना है, रिज़ॉल्व करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या राय होती है कि किस तरह से हमने ऐसे हालात को हैंडल करना है। उसके बाद आ जाता है इवैल्यूएट, हर चीज़ को एनालाइज करना, इंटरप्ट करना और उसके बाद डाटा को प्रेजेंट कर देना। इनमें आ जाता है सबसे पहले रिलायबिलिटी, कि आपके जो भी आपके पास डाटा है जो आपने डिज़ाइन बनाया है क्या वो रिलायबल है, यूजेबल है। दूसरा आपने ये चेक करना है कि क्या आपका जो डाटा है वो वैलिड है, उसकी वैलिडिटी क्या है। उसके बाद बायोसिस, इट अकर्स व्हेन द रिजल्ट्स आर डिसऑर्डर्ड। आपका जब रिज़ल्ट ठीक ना आए, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ये बायोसिस अकर हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूजेबिलिटी टेस्टिंग। ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, इसमें थोड़ा सा डिटेल में ये पढ़ लेंगे कि इट इन्वॉल्व्स 3 और मोर यूज़र्स, 3 या 3 से ज़्यादा यूज़र मिलके इसमें काम करते हैं। इफ़ यू टेस्ट ओनली 1 यूज़र दिस इज़ नॉट अ यूजेबिलिटी टेस्टिंग। अगर आप एक को टेस्ट करते हैं, किसी भी एक यूज़र को किसी फेज़ में आपने चेक करना है, तो ये आपकी यूजेबिलिटी टेस्टिंग नहीं होगी, वो यूनिट टेस्टिंग या नॉर्मल टेस्टिंग कहलाएगी, सिंगल यूज़र टेस्टिंग होगी। यू हैव टू टेस्ट मिनिमम 2 और मोर यूज़र्स टू चेक द यूज़ेबिलिटी को चेक करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा यूज़र्स को आपने एट अ टाइम पे अलग अलग फेजेस में चेक करना है, तो ही आपको
किसी भी प्रोडक्ट की यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग का अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है फाइंड एरर्स इन फंक्शनली पॉइंट ऑफ व्यू। फंक्शनली पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है कि आपके फंक्शन में, आपके कंट्रोल में किसी भी किस्म का कोई एरर या कोई बग्स वगैरह तो नहीं है, आपने उनको रिमूव करना है। उसके बाद प्रॉब्लम्स फ्रॉम द यूज़र, आपने अपने यूज़र की फ़ीडबैक लाजमी लेनी है कि उसको आपके प्रोडक्ट पे क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं, क्या उसके मसले हैं। और उसके बाद रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन, कि क्या हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उन पे पूरा उतर रहा है या नहीं। इसके बाद आ जाता है प्लान एंड प्रिपेयर फॉर टेस्ट। इसमें सबसे पहले प्लानिंग द यूजेबिलिटी टेस्ट, सबसे पहले जो हमने टेस्ट लेना है उसके बारे में प्लानिंग करनी है कि किस तरह से टेस्ट लेना है, क्या कौन सा टेस्ट लेना है, इन्वायरमेंट कौन सा होगा, फेज़ कौन सा होगा और यूज़र कितने होंगे। Everything will decide on this planning. डिफाइनिंग गोल्स एंड कंसर्न्स, कौन कौन से गोल्स आप इसमें, कौन कौन से टास्क हैं जो आप अपने प्लानिंग में ऐड कर रहे हैं और यूज़र से परफॉर्म करवाना चाहते हैं। उसके बाद डिसाइडिंग द पार्टिसिपेंट्स, कौन कौन से यूज़र हैं जो आपने डिसाइड किए हैं इस टेक्स्ट के लिए। उसके बाद सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टास्क टू टेस्ट, आपने ऑर्गेनाइज कर लिया और टास्क को सिलेक्ट कर लिया जो आपने टेस्ट के तौर पे लेना है। उसके बाद डिसाइड हाउ टू मेजर यूज़ेबिलिटी, कि आपने जज किस तरह से करना है उन यूज़र्स को, किस तरह से आपने उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना है या उनके एरर्स को चेक करना है। किसी भी किस्म के कोई भी हवाला हो, आपने उनको किस तरह से जज करना है। उसके बाद प्रिपेयरिंग टेस्ट मटेरियल, टेस्ट का जो मटेरियल है, जो इन्वायरमेंट है, जो जो चीज़ें यूज़ होने वाली हैं वो सब का सब मटेरियल जो है वो प्रिपेयर करना। तो ये हमारे पास प्लान एंड प्रिपेयर फॉर टेस्ट है। तो आज का सिंपल सा मेन टॉपिक सिर्फ इतना ही था। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो मुझे कमेंट में क्वेश्चन लाजमी कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।